हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 36वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 25 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मुंबई, इंडिया। अगला दिन। मलिक हाउस। इवांशी जब सोकर उठी थी तो उसे रूम में कोई भी नहीं था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बाहर जा सके, इसलिए फ्रेश होने के बाद भी इवांशी बेड पर बैठी हुई थी। वो खुद से बोली, मॉम मुझसे बात नहीं करेगी, वो मुझसे नाराज होंगी और पता नहीं मोक्ष ने क्या किया होगा। गॉड प्लीज उसने कुछ गलत ना किया हो, प्लीज। बोलते हुए इवांशी ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की तभी गेट खुला और मोक्ष अंदर आया। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। इवांशी मोक्ष को देखकर बोली, तुम आ गए। मोक्ष उसके पास बैठते हुए बोला, क्यों? मुझे नहीं आना चाहिए जाना। अब मैं तुम्हें भूखा तो नहीं छोड़ सकता। तुम नीचे नहीं आओगी तो मुझे ही ऊपर आना पड़ेगा। इवांशी उसे देखकर बोली, मैं नीचे नहीं आई क्योंकि। मोक्ष बीच में बोला, बाद में बात करते हैं, पहले खाना खाते हैं। बोलते हुए उसने कुछ पल इवांशी के चेहरे को देखा और फिर खुद उसे खाना खिलाने लगा। इवांशी बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खाने लगी थी। तभी मोक्ष उससे बोला, जाना, अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारेगा तो तुम चुप रहोगी। इवांशी उसे देखकर बोली, लेकिन अगर थप्पड़ मारने वाली तुम्हारी मॉम होगी तो चुप रहना पड़ेगा और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मोक्ष सार्कास्टिकली बोला, मान गए जाना कि तुम सच में बेवकूफ हो। यू वॉन्ट टू से डेट की जिस गलती की सजा तुम्हें मिल चुकी है। अगर कोई दोबारा तुम्हें उस गलती की सजा देगा तो तुम सजा चुपचाप एक्सेप्ट कर लोगी। आर यू स्टूपिड और वॉट? इवांशी उसे देखकर बोली, पर वो तुम्हारी मॉम। मोक्ष बीच में बोला, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता जाना कि वो मेरी मॉम है या मामी। फर्क इस चीज से पड़ता है कि गलती की सजा बार बार नहीं मिलती। उद्धरण चिन्ह। एक गलती की एक सजा होती है, एक लिमिट तक होती है। उसके आगे उसके साथ दी जाए तो तुम्हें पलटकर जवाब देना आना चाहिए। इवांशी धीरे से बोली, ओके समझ गई। अब तुम मुझे डांटना बंद करो। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, तुम्हें डांट के कोई फायदा नहीं है जाना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक बात सीधे तरीके से नहीं जाएगी, ना तो टेढ़े तरीके से जाएगी, कभी नहीं जाएगी एक्चुअली। ये सुनते इवांशी उसे घूरने लगी थी पर वो कुछ बोली नहीं। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने उसे खाना खिलाने के बाद पानी पिलाया और फिर उससे बोला, चलो नीचे। इवांशी कुछ बोलती उससे पहले ही मोक्ष उसका हाथ पकड़कर उसे तुरंत लेकर नीचे के लिए चला गया। नीचे पहुंचने पर इवांशी की नज़र अंजलि की तरफ चली गई, जो कि हाल में ही बैठी हुई थी। अंजलि को देखते इवांशी के कदम एकदम से रुक गए और उसने कसकर मोक्ष का हाथ पकड़ लिया। तभी देवांश मोक्ष को देखकर बोले, तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? मोक्ष बिना किसी भाव के बोला, ऑफ कोर्स डैड शांत है। इतना शांत है कि अभी अगर कोई मेरे सामने बकवास करे तो मैं उसे जान से मार सकता हूँ। ये सुनते इवांशी और अंजलि दोनों हैरानी से मोक्ष को देखने वालों पर देवांश वो बस चुपचाप ऐसे ही मोक्ष को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें आइडिया था मोक्ष की हरकतों का भी और उसके गुस्से का भी। अंजलि खड़ी होकर बोली, आई एम सॉरी, कल मुझे ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था पर। उद्धरण चिन्ह। इवांशी बीच में बोली, इट्स ओके, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मोक्ष उसे देखकर बोला, किसने बोला जरूरत नहीं है जाना? अगर कोई सामने से सॉरी बोल रहा है तो सॉरी लेना चाहिए और सॉरी एक्सेप्ट करना ना करना वो बात की बातें, लेकिन सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं होता। ये सुनते ही इवांशी हैरानी से मोक्ष को देखने लगी। तभी अंजलि फिर से बोली, आई एम सॉरी इवांशी, मुझे शिमला वाली वो लड़की पसंद नहीं थी, नफरत थी मुझे उससे और तुम वही हो, बस और कोई बात नहीं थी। उसे गुस्से के चलते मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। आई एम रियली सॉरी, बोलकर अंजलि वहां से चली गई। देवांश मोक्ष को देखकर बोले, घर वापस जा रहे हो तुम? मोक्ष शिवांशी को एक नज़र देखकर बोला, एग्जैक्टली वापस जा रहा हूं मैं। मुझे अपनी जाना को बार बार रुलाने का शौक नहीं है। बोलकर वो तुरंत इवांशी को लेकर वहां से निकल गया।
इवांशी ने एक बार मुड़कर देवांश को देखा और फिर वो वापस सामने देखने लगी। बाहर गाड़ी के पास पहुंचते ही मोक्ष ने इवांशी को पैसेंजर सीट पर बैठाया और फिर उससे बोला, तुम्हारे मुंह से कोई सवाल नहीं सुनना मुझे, क्योंकि मुझे कोई जवाब नहीं देना जाना, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। इवांशी धीरे से बोली, मेरे कुछ बोलने से पहले तुम मुझे चुप करा दे रहे हो। मोक्ष ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए बोला, क्योंकि ये जरूरी है जाना। हर वक्त तुम्हारे सवाल का जवाब मिले जरूरी नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम्हारे सवाल मेरे सामने ना आए। ये सुनते ही इवांशी ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो बाहर देखने लगी। मोक्ष ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया और उसने इवांशी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ रोहन इस वक्त कीर्ति के साथ बैठा हुआ था। वो दोनों डेट पर आए थे, जो कि रोहन ने ही पूछा था, और अब यहाँ पर आने के बाद उसकी हालत खराब हो गई थी। कीर्ति रोहन को देखते हुए बोली, तुम इतनी ज्यादा नर्वस हो, पहली बार डेट पर आ रहे हो क्या? रोहन कुछ पल रुककर बोला, शायद हाँ। कीर्ति कंफ्यूजन से बोली, ये शायद का क्या मतलब है? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रह चुकी है? रोहन झट से बोला, प्लीज अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग मत लेकर आओ। यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड नहीं रह चुकी है, लेकिन मैं ब्लाइंड डेट पर गया हूँ जो कि मेरी बहन जिया बार बार अरेंज करती थी, लेकिन मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। तो ओरिजिनली डेट तो पहली बार है। कीर्ति मुस्कुराते हुए बोली, ओरिजिनली इंटरेस्ट, इसका मतलब तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। रोहन उसे देखकर बोला, नॉट एग्जैक्टली। तुम में नहीं, मुझे तुम्हारा कैरेक्टर पसंद है, तुम पसंद हो, कोई स्पेशली तुम में कुछ अलग से इंटरेस्ट नहीं है। इट जस्ट कि यू आर अ गुड पर्सन और डोंट थिंक कि मैं तुम्हारे लोग की वजह से तुम्हारे सामने हूँ। आई मीन, कीर्ति बीच में बोली, रिलैक्स, डिटेक्टिव हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझना आता है मुझे। ये सुनते ही रोहन हल्का सा हंस दिया। थोड़ी देर में उन दोनों की कॉफी और कपकेक्स आ चुके थे। कीर्ति कपकेक देखकर बोली, सीरियसली डेट पर कपकेक? रोहन उसे देखकर बोला, आई थॉट तुम्हें पसंद आएगा। कीर्ति उसे देखकर बोली, मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है तुमने मिस्टर रोहन सेठी, मुझसे पूछ लेते, मैं बता देती। रोहन धीरे से बोला, निकलवाई तो थी, लेकिन तुम्हें पता चल गया। कीर्ति गहरी सांस लेकर बोली, बहुत कम लोगों को पता है कि मुझे कपकेक पसंद है, और पता चलेगा तो सीधी बात है कि तुमने मेरे बारे में कुछ तो पता लगाया है, और मुझे जहां तक लग रहा है तुमने मेरे बारे में हर चीज पता लगाए। तो फिर डेट पर क्यों बुलाया मुझे? रोहन बिना एक पल गवाए बोला, झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हारे मुंह से तुम्हारे बारे में सुना, जो पता लगवाया वो तो बाहर की बातें, लेकिन तुम तो बताओगी, मैं तुम्हारी बातें होंगी। आई एम सॉरी अगर मैं कुछ ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, बट आई एम वेरी नर्वस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कीर्ति धीरे से बोली, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा बिजनेसमैन एक डेट पर इतना नर्वस होगा। वैसे आई क्वाइट लाइक यू। ये सुनते ही रोहन के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उसकी स्माइल देखकर कीर्ति भी मुस्कुरा दी। वो दोनों अपनी काफी एंजॉय करते हुए बातें कर रहे थे, और जैसा कि रोहन ने बोला था कि उसे कीर्ति के मुंह से सब कुछ सुनना था, तो कीर्ति उसे अपने बारे में सब कुछ बता रही थी। वही रोहन ने भी अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। उनके बीच मोक्ष से लेकर के जिया तक सबकी बातें होने लगी थी। करीब 1 घंटे बाद वो दोनों कैफे से निकले। गाड़ी के पास पहुंचते ही रोहन कृति को देखकर बोला, इस वक्त की डेट मैंने इसलिए अरेंज की थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अगर रात की डेट के लिए तुम मानोगी या नहीं, तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा या नहीं। कीर्ति धीरे से बोली, इतना सोचते हो तुम? रोहन गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, सोचना पड़ता है, एक लड़की को अपने साथ लेकर आ रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो सबसे पहले उसका ट्रस्ट जितना होगा सुबह इसीलिए चूज किया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपने दिल से मुझ पर विश्वास करें। आई होप कि अगली बार अगर मैं रात की डेट भी अरेंज करूं तो तुम्हारा दिल बेझिझक मान जाए। कीर्ति बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठी और उसने गेट बंद करते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। रोहन अभी भी खड़ा उसे देख रहा था। कीर्ति कुछ पल रुककर बोली, पहली बार किसी को चांस दे रही हो और चाहती हूँ चांस देना।
डिटेक्टिव हूँ, काम के चलते कभी भी खुद के लिए वक्त नहीं निकला, लेकिन अब खुद की जिंदगी को मौका दे रही हूँ तुम पर विश्वास करके। इतना बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। कुछ पल में उसकी गाड़ी वहां से निकल गई। उसके जाते ही रूहान ने जल्दी से मोक्ष को कॉल किया। कॉल पिक होती वो बोला, कैन यू बिलीव इट मोक्ष, मेरी पहली डेट सक्सेसफुल हुई। दूसरे तरफ से मोक्ष बोला, कंग्रेचुलेशन, पहले औलाद हो गई ना। रूहान हैरानी से बोला, व्हाट अरे डेट बोल रही हो यार। मोक्ष सार्कास्टिकली बोला, एग्जैक्टली डेट है। डेट पर इतनी एक्साइटमेंट कौन दिखता है। रूहानी रोल करते हुए बोला, तुझे समझ में नहीं आएगा। तू तो हमेशा से लड़कियों के बीच में है, लेकिन मेरा केस डिफरेंट है। मैं कभी भी किसी लड़की के पास नहीं गया और आज मैं एक लड़की के साथ अकेले बाकायदा 1 घंटे रह चुका हूँ। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, गुड फॉर यू, इट मीन्स कि तू उसे डिटेक्टिव को मेरी भाभी बनाने वाला है। रूहान मुस्कुराते हुए बोला, अगर बन गई तो अच्छी बात है ना। तू कुछ भी करेगा पता चल जाएगा। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, अगर तुझे मेरे ऊपर नजर रखनी है तो तू मेरी जान को बोल दे, तुझे एक लड़की जो कि डिटेक्टिव है उसे डेट करने की जरूरत नहीं है। रूहान गाड़ी में बैठते हुए बोला, मैं डेट कर रहा हूँ उसे क्योंकि वो मुझे अच्छी लग रही है। तभी पसंद आई तो उसके बाद जब तेरे केस के चलते उसके साथ काम किया। मोक्ष मैं तुझे बात नहीं सकता, वो कितनी अच्छी है। मोक्ष अपने सामने रखी फाइल पर साइन करते हुए बोला, तो बता, मैं सुन रहा हूँ और तेरी बातें सुनने के लिए मैं फ्री हूँ। रूहान सामने देखते हुए बोला, शी इज़ अमेजिंग। मोक्ष तुझे पता है मैंने कभी प्यार के बारे में सोचा नहीं और ये नहीं सोचा कि मैं कभी प्यार करूँगा, पर लाइफ में पहली बार कोई ऐसे पसंद आई है और वो भी बहुत दिल से। यू नो वॉट, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक लड़की आए और वही सब कुछ हो। रूहान अभी बोल नहीं रहा था कि तभी उसके सामने से एक बाइक तुरंत झटके से निकली। रूहान ने अपनी गाड़ी की स्पीड कम की। उसने एक बार मुड़ कर देखा, वो बाइक आगे जा चुकी थी। वो धीरे से बोल, पागल, बोलकर वो फिर सामने दिखने लगा। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, गुड, लेकिन मुझे भी अपने तरीके से सब कुछ चेक करना होगा। कीर्ति सिंघल के बारे में मुझे सब कुछ जानना है। तूने जो इन्फॉर्मेशन निकलवाई है वो ऊपर किया, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ और भी करूँगा। रूहान आई रोल करते हुए बोला, कर लेना, मैंने रोका नहीं है और तुझे तो मैं कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोक सकता। मोक्ष हल्का सा मुस्कुराकर बोला, आज तुझे बड़ा प्यार आ रहा है, मुझ पर कोई खास बात। रूहान मुस्कुराते हुए बोला, मोक्ष तुझ पर मुझे हमेशा प्यार आता है। खाने को तो दोस्त है तू मेरा, लेकिन तू और मैं, हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या है। रूहान की बात सुन मोक्ष के फेस पर एक बहुत जेन्युइन स्माइल आ चुकी थी। वही रूहान जो मुस्कुराते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अचानक उसके सामने से फिर से वही बाइक होकर निकली। इस वक्त रूहान हाईवे पर था। रूहान अपनी गाड़ी संभालने की कोशिश कर रहा था कि वो बाइक फिर से उसने पीछे से रूहान की गाड़ी पर टक्कर मारी, जिस वजह से रूहान के मुंह से चीख निकल गई। मोक्ष एकदम से खड़ा होकर बोला, रूहान व्हाट हैपेंड, आर यू ऑलराइट। रूहान गहरी सांस लेते हुए बोला, मोक्ष ये। तभी उसके मुंह से फिर से चीख निकल गई क्योंकि उस बाइक ने वापस से एक तरफ से उसकी गाड़ी को टक्कर मारा था। रूहान चिल्लाकर बोला, मोक्ष ये कोई बाइक है, आई डोंट नो। ये मुझे बार बार मतलब मेरी गाड़ी, शिट। बोलते हुए वहां की नज़र दूसरी तरफ गई जहां पर एंड था, और अगर यहां से गाड़ी ब्रेक करती तो वो सीधे नीचे गिरने वाली थी। मोक्ष धीरे से बोला, नो रूहान रिलैक्स, गाड़ी से निकल, जल्दी से निकल। बोलकर वो तुरंत अपने केबिन से निकला। रूहान सीट बेल्ट खोलने वाला था कि तभी एक दूसरी बाइक आई जो कि स्पोर्ट बाइक की। उसने सामने से रूहान की गाड़ी पर टक्कर मारी, जिस वजह से रूहान का सर एक तरफ लड़ गया और उसके सर से खून बहने लगा। उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। मोक्ष चिल्लाकर बोला, रूहान सीट बेल्ट निकाल प्लीज। बोलते हुए वो सीधे अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। मोक्ष अचानक से बोला, कहाँ है तू, कौन सा हाईवे, प्लीज जल्दी बता। रूहान धीरे से बोला, मोक्ष ये उद्धरण चिन्ह।
वो अभी बोल ही रहा था कि तभी फिर से एक और टक्कर मारी और इस बार रोहान की गाड़ी सीधे रेलिंग को ब्रेक करते हुए आधी नीचे आई थी। रोहान ने एक बार अपने फोन की तरफ देखा, जिस पर मोक्ष के चेहरे के साथ साथ उसका नाम था। मोक्ष ड्राइविंग सीट पर बैठकर बोला, ओके, नहीं बता पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आई एम कमिंग। रूहान, मैं हूँ। रूहान धीरे से बोला। मोक्ष, जिया का ध्यान रखना प्लीज। मोक्ष धीरे से बोला। रूहान। उद्धरण चिन्ह। वही उन दोनों बाइक में एक बार फिर से रूहान की गाड़ी को एक साथ मिलकर टक्कर मारी और इस बार उसकी गाड़ी सीधे हाईवे से नीचे गिर गई। मोक्ष इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मोक्ष को नहीं पता था कि आखिर रूहान एग्जैक्टली कहाँ पर था, लेकिन उसके फोन की आखिरी लोकेशन हाईवे की थी और वो वहीं पर जा रहा था। करीब 12 घंटे बाद मोक्ष हाईवे पर था। वहां पर उसने जैसे गाड़ी रोकी, उसकी नज़र सामने की तरफ से लेकर जहां से रेलिंग टूटी हुई थी ये देखी। वो धीरे से बोला, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलकर वो जल्दी से गाड़ी उतर और फिर वो सीधे रेलिंग के पास गया। पूरी रेलिंग टूटी हुई थी। मोक्ष की नज़र रेलिंग से होते हुए नीचे गई। नीचे पानी ही पानी था, लेकिन ऊपर से हल्का हल्का कुछ दिख रहा था। मोक्ष खुद से बोला, नो मोक्ष, कंट्रोल, एवरीथिंग विल बी फाइन। बोलकर उसने जल्दी से किसी को कॉल किया और वापस रेलिंग से नीचे देखने लगा। करीब 10 मिनट के अंदर ही वहां पर पूरी एक टीम आ चुकी थी। पुलिस वालों के साथ साथ सर्च टीम भी आई हुई थी। इंस्पेक्टर मोक्ष के पास आकर बोला, मिस्टर मलिक, आर यू श्योर कि रूहान सर की गाड़ी यहीं से गिरी है? मोक्ष नीचे देखते हुए बोला, यस इंस्पेक्टर। सर्च टीम को बोलो कि जल्दी से जल्दी गाड़ी निकल, गाड़ी में रूहान होगा, जल्दी। बोलकर वो तुरंत दूसरे तरफ चला गया। सर्च टीम ने अपना काम शुरू कर दिया था। मोक्ष एक तरफ खड़ा दूसरी तरफ देख रहा था। वो रेलिंग की तरफ देखना चाहता था, लेकिन वो रूहान की खराब हालत अपनी आंखों से देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो चुपचाप दूसरी तरफ देख रहा था। तभी इंस्पेक्टर तेज आवाज में बोला, मिस्टर मलिक। ये सुनते ही मोक्ष की नजरें एकदम से गाड़ी की तरफ चली गई, जो कि ऊपर लाई जा रही थी। उसकी नजरें उसमें पड़े हुए रूहान की तरफ गई। सीट बेल्ट उसे अभी भी लगा हुआ था। रूहान को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके सर से लेकर के पूरी बॉडी पर हर जगह से खून बह रहा था। वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था। वो गाड़ी जैसे ही नीचे उतर गई, मोक्ष सीधे गाड़ी के पास गया और उसने सीधे जाकर के सीट बेल्ट खोली और फिर रूहान के गाल पर हाथ रखकर बोला, ओए बडी, ओपन योर आइज। मोक्ष के इतनी कोशिशें के बाद भी रूहान अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। मोक्ष ने एक बार रूहान की पल्स चेक की, जो कि बहुत धीमी थी, पता करना भी मुश्किल था। लेकिन मोक्ष को समझ आ चुका था। मोक्ष अचानक से चिल्लाकर बोला, इंस्पेक्टर, एम्बुलेंस। इंस्पेक्टर मोक्ष को देखकर बोला, 5 मिनट यहाँ पर आ रही है। मोक्ष धीरे से बोला, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना। तूने कहा था ना, तू और मैं, हम दोनों जानते कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या है। तो तू याद रख, तेरा दोस्त है, तेरे साथ कुछ नहीं होने का। तुझे और जिया का ध्यान तू खुद रखिएगा, तो सुन रहा है ना मुझे? मोक्ष की बात पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। मोक्ष ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। तभी एम्बुलेंस की आवाज आई और उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। थोड़ी देर बाद रूहान एम्बुलेंस में था और मोक्ष उसके पास बैठा हुआ था। इस वक्त मोक्ष की शर्ट खून से सनी हुई थी, उसके हाथ पर भी खून लगा हुआ था। वही रूहान जिस बेड पर था, वो पूरा खून से भर चुका था। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर रुकेगी। सभी लोग एम्बुलेंस से निकले, रूहान को सीधे ओटी के लिए ले गए। वहीं मोक्ष कॉरिडोर में रुक गया। वो चुपचाप औरती की तरफ देख रहा था। तभी नज उसके पास आकर बोली, सर, इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। मोक्ष एकदम से होश में आकर बोला, ओके। बोलकर उसने जैसे ही पेपर्स देखे, उसने एक गहरी सांस ली। मोक्ष ने बिना कुछ बोले उन पेपर पर साइन कर दिया। नस तुरंत वहां से चली गई और थोड़ी देर में रूहान का ऑपरेशन शुरू हो चुका था।
मोक्ष चुपचाप खड़ा औरती की तरफ देख रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मोक्ष ने एकदम से मुड़कर इवांशी को देखा और अगले पल उसने कसकर उसे हग कर लिया। इवांशी धीरे से बोली, कुछ नहीं होगा, ओके, कुछ नहीं होगा। मोक्ष धीरे से बोला, मैं कॉल पर उसके साथ जाना। वो खुश था, शायद पहला प्यार मिल रहा था उसे, वो मुझे अपनी खुशियां बता रहा था जान। और अगले पल ये इतना बोलते ही वो रुक गया और उसकी नज़र जिया की तरफ चली गई, जो कि चुपचाप थोड़ी दूरी पर खड़ी होती की तरफ देख रही थी। उसके साथ शिविन भी था। ये न्यूज़ अब तक मीडिया में आ चुकी थी और उसके बाद ही जिया, शिविन और इवांशी तीनों यहाँ पर आए थे। मोक्ष इवांशी से अलग होकर जिया के पास गया और धीरे से बोला, हेलो, लुक एट मी। जिया धीरे से बोली, उससे कुछ हो गया तो? बोलते हुए उसने एकदम से मोक्ष को देखा और उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। मोक्ष जिया को टच करने वाला था कि तभी जिया एक कदम पीछे हट गई। उसकी नज़र मोक्ष की शर्ट पर थी, जिस पर खून लगा हुआ था। जिया धीरे से बोली, ये रूहान का खून है। इतना बोलते ही अब वो रोने लगी थी। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल आ गया ना, उर्ती में है वो, ठीक हो जाएगा। जिया रोते हुए बोली, और अगर ठीक नहीं हुआ तो? मोक्ष, तुम्हारी शर्ट पर उसको खून लगाओगे? मेरा भाई, उसका कितना खून निकले। मोक्ष, उसकी गाड़ी गिर गई थी। ऐसे कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता ना, वो बहुत अच्छे से ड्राइविंग करता है। उसे ड्राइविंग में कोई बीट नहीं कर सकते। तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं ना, वो ड्राइविंग में ऐसा नहीं हो सकता है। मोक्ष, मेरा भाई, मैं। मोक्ष एकदम से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, यू ट्रस्ट मी। इंस्पेक्टर मोक्ष को देखकर बोला, 5 मिनट यहाँ पर आ रही है। मोक्ष धीरे से बोला, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना। तूने कहा था ना, तू और मैं, हम दोनों जानते कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या है। तो तू याद रख, तेरा दोस्त है, तेरे साथ कुछ नहीं होने का। तुझे और जिया का ध्यान तू खुद रखेगा, तो सुन रहा है ना मुझे? मोक्ष की बात पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। मोक्ष ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। तभी एम्बुलेंस की आवाज आई और उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। थोड़ी देर बाद रूहान एम्बुलेंस में था और मोक्ष उसके पास बैठा हुआ था। इस वक्त मोक्ष की शर्ट खून से सनी हुई थी, उसके हाथ पर भी खून लगा हुआ था। वही रूहान जिस बेड पर था, वो पूरा खून से भर चुका था। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर रुकेगी। सभी लोग एम्बुलेंस से निकले। रूहान को सीधे ओटी के लिए ले गए, वहीं मोक्ष कॉरिडोर में रुक गया। वो चुपचाप औरती की तरफ देख रहा था। तभी नज उसके पास आकर बोली, सर, इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। मोक्ष एकदम से होश में आकर बोला, ओके। बोलकर उसने जैसे ही पेपर्स देखे, उसने एक गहरी सांस ली। मोक्ष ने बिना कुछ बोले उन पेपर पर साइन कर दिया। नस तुरंत वहां से चली गई और थोड़ी देर में रूहान का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। मोक्ष चुपचाप खड़ा औरती की तरफ देख रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मोक्ष ने एकदम से मुड़कर इवांशी को देखा और अगले पल उसने कसकर उसे हग कर लिया। इवांशी धीरे से बोली, कुछ नहीं होगा, ओके, कुछ नहीं होगा। मोक्ष धीरे से बोला, मैं कॉल पर उसके साथ जाना। वो खुश था, शायद पहला प्यार मिल रहा था उसे, वो मुझे अपनी खुशियां बता रहा था जान। और अगले पल ये इतना बोलते ही वो रुक गया और उसकी नज़र जिया की तरफ चली गई, जो कि चुपचाप थोड़ी दूरी पर खड़ी होती की तरफ देख रही थी। उसके साथ शिविन भी था। ये न्यूज़ अब तक मीडिया में आ चुकी थी और उसके बाद ही जिया, शिविन और इवांशी तीनों यहाँ पर आए थे। मोक्ष इवांशी से अलग होकर जिया के पास गया और धीरे से बोला, हेलो, लुक एट मी। जिया धीरे से बोली, उससे कुछ हो गया तो? बोलते हुए उसने एकदम से मोक्ष को देखा और उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। मोक्ष जिया को टच करने वाला था कि तभी जिया एक कदम पीछे हट गई। उसकी नज़र मोक्ष की शर्ट पर थी, जिस पर खून लगा हुआ था। जिया धीरे से बोली, ये रूहान का खून है। इतना बोलते ही अब वो रोने लगी थी।
मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल आ गया ना, उर्ती में है वो, ठीक हो जाएगा। जिया रोते हुए बोली, और अगर ठीक नहीं हुआ तो? मोक्ष, तुम्हारी शर्ट पर उसको खून लगाओगे? मेरा भाई, उसका कितना खून निकले। मोक्ष, उसकी गाड़ी गिर गई थी। ऐसे कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता ना, वो बहुत अच्छे से ड्राइविंग करता है। उसे ड्राइविंग में कोई बीट नहीं कर सकते। तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं ना, वो ड्राइविंग में ऐसा नहीं हो सकता है। मोक्ष, मेरा भाई, मैं। मोक्ष एकदम से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। यू ट्रस्ट मी। जिया धीरे से बोली, नहीं होगा। मोक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कुछ भी नहीं होगा। बोलकर वो अगले ही पल वहां से चला गया। उसके जाते ही जिया 2 कदम लड़खड़ा गई। तभी शिविन उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आराम से, बोलकर उसने जिया को वही बेंच पर बैठाया और खुद भी उसके पास बैठ गया। इवांशी ने कुछ पल जिया को देखो और फिर वो तुरंत मोक्ष के पीछे चली गई। इवांशी मोक्ष को ढूंढते हुए बालकनी में पहुंचे और उसके नजरें मोक्ष की तरफ चली गई, जो कि बालकनी में खड़ा बस सामने देख रहा था। इवांशी धीरे से बोली, मोक्ष। ये सुनते ही मोक्ष ने मुड़कर इवांशी को देखा और उससे बोला, पास मत आना, जाना, पूरा खून लगा हुआ है। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, सूख गया है खून। ये सुनते ही मोक्ष किनारे इवांशी के कपड़ों पर चली गई। उसने थोड़ी देर पहले उसे हग किया था, फिर उसकी नज़र खुद की शर्ट पर गई, जो खून उसकी शर्ट पर लगा था वो सूख चुका था। मोक्ष धीरे से बोला, मुझे देर हो गई, जाना। मुझे जल्दी पहुंचना था उसके पास। मुझे तुरंत निकल जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे देर हो गई। उसे कुछ हो गया तो? इवांशी की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुमने जिया से प्रॉमिस किया है ना कि तुम मुझसे कुछ नहीं होने दोगे, तो तुम नहीं होने दोगे। आई ट्रस्ट यू। मोक्ष धीरे से बोला, आई एम नॉट ट्रस्टिंग माई सेल्फ, जाना। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है, जाना। उसकी चीखें सुनी मैंने, अटैक किया गया था उस पर, और इतना बोलता वो रुक गया। इवांशी धीरे से बोली, अटैक? मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, अटैक? बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपने फोरहेड पर आते हुए बालों को पीछे किया। इवांशी मोक्ष के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, मोक्ष, पहले तुम शांत हो जाओ, तुम ठीक नहीं हो। ये सुनते ही मोक्ष इवांशी की आंखों में देखने लगा। इवांशी मोक्ष की हेजल लाइफ में बेचैनी, दर्द और डर देख सकती थी। इवांशी के बाद रूहान ही था वो, जिसे खोने का डर मोक्ष को परेशान कर सकता था, और इस वक्त मोक्ष की आंखों में वही डर था। मोक्ष धीरे से बोला, जाना, मुझे जिंदगी दी है उसने, और अगर उसकी जिंदगी को कुछ हुआ तो क्या होगा? इवांशी धीरे से बोली, कुछ नहीं होगा, ओके। तुम्हारा दोस्त है रूहान, बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी। उसे लड़ना आता है ना? मोक्ष 2 कदम पीछे हटकर बोला, नहीं आता, जाना। उसे नहीं आता लड़ना, नहीं लड़ता वो मेरी तरह, वो जिद्दी भी नहीं है मेरी तरह, वो बहुत नॉर्मल इंसान है। इतना नॉर्मल है जिसे सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल फैमिली चाहिए, प्यार चाहिए, अपनी बहन चाहिए, अपना दोस्त चाहिए। फिर क्यों हुआ उसके साथ ये सब? उसका तो कोई दुश्मन। इवांशी बीच में बोली, मोक्ष, शांत हो जाओ प्लीज। ये सुनते ही मोक्ष चुपचाप इवांशी को देखने लगा। वो कुछ बोलता कि तभी एक नर्स वहां पर आकर बोली, मिस्टर मलिक, प्लीज जल्दी चलिए। ये सुनते मोक्ष तुरंत वहां से चला गया। इवांशी भी उसके पीछे चली गई। मोक्ष सीधे ओटी के पास गया। ओटी के लाइट ऑफ थी और डॉक्टर बाहर थे। मोक्ष डॉक्टर को बुद्ध देखकर बोला, व्हाट हैपेंड डॉक्टर? मोक्ष को देखते हुए डॉक्टर बोले, मिस्टर मलिक, कंडीशन इज वेरी सीरियस है। कांच के टुकड़े हैं जो कि सर में चूहे हैं, उसके साथ साथ कुछ टुकड़े चेहरे में भी धंसे हैं, आंखों के पास भी है, शायद आंख में भी हो सकता है। वी डोंट नो, कुछ टुकड़े कम तक भी पहुंच गए हैं। ये सुनते ही जिया ने कसकर शिविन का हाथ पकड़ लिया। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उस डॉक्टर की बात सुनी नहीं जा रही थी, पर सुनना तो था। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, आगे। डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोले, पैर में फ्रैक्चर है, लेफ्ट लेग और एक कलाई डिसलोकेट हो चुकी है, इवन राइट शोल्डर भी डिसलोकेटेड है।
इधर उधर टक्कर की वजह से बॉडी के कई हिस्सों में कट साइन है। लोअर बैकपैक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़े। इस वक्त हम सर्जरी कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। कांच के टुकड़े निकाले जा चुके हैं लेकिन एक बड़ी सर्जरी करनी होगी। उसके लिए आपको एक एनओसी साइन करना होगा और आई कैन से कॉन्सेंट पेपर। डॉक्टर की बातें सुनते हुए जिया अब दूर दूर से रोने लगी थी। शिविन उसे संभालने की कोशिश कर रहा था पर उसे भी समझ में आ रहा था कि रूहान की कंडीशन जी लेवल पर थी। उसका अंजाम क्या हो सकता था। मोक्ष ने एक बार आगे बढ़कर ओटी के अंदर रूहान को देखा। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, पैर और कलाई पर प्लास्टर लगा हुआ था और वो इस वक्त वेंटिलेटर पर था। इवांशी एक नज़र मोक्ष को देखकर डॉक्टर से बोली, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगी ना डॉक्टर? डॉक्टर कुछ पल रुककर बोले, झूठ नहीं बोल सकता पर चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर। ये सुनते ही मोक्ष ने एक गहरी सांस ली और उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वही जिया धीरे से बोली, ना के बराबर, ना ऐसा नहीं हो सकता। मोक्ष एकदम से डॉक्टर की तरफ मुड़कर बोला, कुछ नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त को डॉक्टर। जो साइन करना है करो, साइन करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे दोस्त की जान बचानी चाहिए। डॉक्टर मोक्ष को देखकर बोले, झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता मैं मिस्टर मलिक, आप अच्छे से समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल सोचिए, रूहान की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, कुछ भी हो सकता है, कोमा से लेकर के एनीथिंग। उद्धरण चिन्ह। हम कुछ नहीं कह सकते। पेपर्स तो आपको साइन करने पड़ेंगे क्योंकि सर्जरी इम्पॉर्टेंट है। चांस लेना पड़ेगा बिना सर्जरी के। मोक्ष बीच में बोला, पेपर्स। ये सुनते ही डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया और वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद नर्स से एक दूसरे पेपर से लेकर आई। मोक्ष ने बिना कुछ बोले उन पेपर्स पर साइन की और फिर नर्स को देखकर बोला, डन, शुरू करो सर्जरी। बोलकर वो सीधे दूसरे तरफ चला गया। जिया मोक्ष को देखकर बोली, तुमने साइन क्यों किया? अगर कुछ हो गया तो? मोक्ष उसे देखकर बोला, तो व्हाट डू यू वांट जिया? सर्जरी ना हो और सच में कुछ हो जाए। मोक्ष की ऐसी बात सुनकर लिया बिल्कुल चुप हो गई। तभी सामने से एक आवाज आई, क्या हो रहा है ये सब? ये सुनते ही इवांशी ने एकदम से कीर्ति को देखा और धीरे से बोली, तुम यहाँ पर? कीर्ति उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली, न्यूज़ देखी मैंने, रूहान मुझसे मिलकर निकला था। मतलब मैं पहले निकली थी लेकिन वो खुश था, वो ठीक था। फिर मोक्ष उसे देखकर बोला, यू कैन काम डाउन कीर्ति। कीर्ति की नज़र एक बार सामने औरती की तरफ गई और फिर वो मन में बोली, ठीक रहना प्लीज़। पहली बार किसी से दिल लगाने की कोशिश की है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो प्लीज़ रूहान वापस आ जाओ। सोचते हुए वो बस औरती की तरफ देख रही थी। हॉस्पिटल में 3 घंटे बीत चुके थे। रूहान की सर्जरी अभी तक खत्म नहीं हुई थी या शायद खत्म होने वाली थी। सभी लोग बाहर कॉरिडोर में बैठे हुए थे। कीर्ति वापस नहीं गई थी। वो जाना नहीं चाहती थी और किसी ने उसे जाने के लिए फिर बोला भी नहीं। मोक्ष बेंच पर बैठा हुआ बिना कुछ बोले बस सामने देख रहा था कि तभी ओटीपी लाइट ऑफ हो गई और गेट खुला। इसी के साथ डॉक्टर बाहर आए। जिया एकदम से डॉक्टर के साथ पास जाकर बोली, डॉक्टर, मेरा भाई वो ठीक है ना? डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोले, सर्जरी सक्सेसफुल रही। ये सुनते ही मोक्ष ने एक गहरी सांस ली लेकिन वो अभी भी इस पोजीशन में था। तभी डॉक्टर फिर से बोले, पर खतरा अभी भी है। 24 आवर ऑब्जर्वेशन, ये 24 घंटे उनकी जिंदगी में डिसाइड करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। अब सब कुछ उन पर भी डिपेंड करता है। उन्हें लड़ना होगा वरना जिंदा तो रह जाएंगे लेकिन कोमा में चले जाएंगे। बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। जिया धीरे से बोली, अगर वो कोमा में चला गया तो? तभी इवांशी उसे देखकर बोली, कुछ नहीं होगा जिया, पॉजिटिव ओके, सर्जरी सक्सेसफुल रही है ना और रूहान लड़ेगा, तुम्हारा भाई फाइटर है राइट? जिया धीरे से बोली, राइट। बोलकर वो वापस से बेंच पर बैठ गई। इवांशी ने एक बार सबको देखा और फिर वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद इवांशी वापस आई। इस वक्त उसके हाथ में एक ट्रे थी।
इवांशी ने शिविन को कॉफी दी और फिर वो सीधे जाकर मोक्ष के पास बैठ गई। शिविन ने कीर्ति को भी कॉफी दे दी थी और वो जिया को खुद ही हैंडल कर रहा था क्योंकि जिया अपने होश में ही नहीं थी। इवांशी धीरे से बोली, मोक्ष। उसके इतना कहती ही मोक्ष ने एकदम से आगे बढ़ाकर उसे हग कर लिया। इस वक्त मोक्ष का चेहरा इवांशी के कंधे पर रखा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। इवांशी ने एक गहरी सांस ली और फिर वो चुपचाप मोक्ष के बालों में अपनी उंगलियां चलने लगी। जिया शिविन को देखते हुए बोली, वो ठीक हो जाएगा ना? वो कोमा में तो। शिविन बीच में बोला। इवांशी ने बोला, ना पॉजिटिव सोचने के लिए, अगर सर्जरी सक्सेसफुल हुई है तो ये सब भी हो जाएगा। सिर्फ 24 घंटे की बात है, सब ठीक होगा। ओके, सब कुछ। जिया धीरे से बोली, ओके। शिविन ने एक गहरी सांस ली और फिर अब वो अपने रुमाल से जिया का चेहरा साफ करने लगा जो ऑलरेडी आंसुओं से भीगा पड़ा था। वही इवांशी धीरे से बोली, मोक्ष तुम्हें अगर जागना है तो कॉफी पीना पड़ेगा। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, मैं वैसे भी जाग सकता हूँ, जाना रिलैक्स। मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, किसने बोला तुम्हारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है? सबसे ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचने की जरूरत है क्योंकि तुम अपने अंदर दबा कर बैठे हो सब कुछ। ये सुनते ही मोक्ष ने बिना कुछ बोले इवांशी के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। वो अभी भी इस पोजीशन में था। इवांशी ने एक नज़र कीर्ति को देखा जो कहीं खोई हुई थी। वो मन में बोली, प्लीज भगवान जी, ठीक कर दो ना रोहान को। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शाम को सर्जरी कंप्लीट हुई थी। पूरी रात सब लोग वहीं पर थे और किसी ने कुछ नहीं खाया। इवांशी ने कोशिश की लेकिन तब भी कॉफी के अलावा किसी ने कुछ नहीं लिया। सर्जरी के बाद से ही मोक्ष बहुत शांत था। वो बेंच से हिला तक नहीं था, वो वहीं बैठा था। जिया भी अब तक शांत हो चुकी थी और उसे बस अब 24 घंटे पूरे होने का इंतजार था। वही कीर्ति, वो बिल्कुल चुप थी। अगला दिन इवांशी बेंच पर बैठी हुई थी और मोक्ष वॉशरूम गया हुआ था। उसका फोन इवांशी के पास ही था। अचानक मोक्ष का फोन बजा। इवांशी ने जैसे ही देखा अंजलि की कॉल आ रही थी। उसने कुछ पर फोन की तरफ देखा और फिर कॉल पिक कर लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, मोक्ष, रूहान के बारे में पता चला? वो ठीक तो है ना? तुमने देवांश को बोला था कि हम नहीं आए, लेकिन जिया, उसकी भी टेंशन हो रही है और तुम सब ठीक तो हो ना? इवांशी कुछ पल रुककर बोली, वो मोक्ष वॉशरूम गया है। अंजलि कुछ पल रुककर बोली, तुम? इवांशी धीरे से बोली, हम, फोन मेरे पास ही था। वो वॉशरूम में है तो, और 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन का बोला था डॉक्टर ने। तो वही चल रहा है, शाम तक 24 घंटे पूरे होंगे, फिर पता चलेगा कि क्या कंडीशन है। अगर रूहान सही नहीं हुआ तो वो कोमा में चला जाएगा, मतलब। अंजलि बीच में बोली, समझ गई मैं। बोलकर अंजलि ने कॉल कट कर दिया। थोड़ी देर बाद मोक्ष वापस आया और इवांशी को देखकर बोला, जाना, व्हाट हैपेंड? इवांशी झट से बोली, कुछ नहीं। मोक्ष उसके पास बैठते हुए बोला, झूठी। बोलकर उसने एक बार अपना फोन चेक किया और फिर इवांशी को देखा जो कि दूसरी तरफ देख रही थी। मोक्ष ने बिना कुछ बोले अपना फोन साइलेंट कर दिया और फिर फोन इवांशी को लेकर के वो वापस कुछ सोचने लगा। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। शाम को डॉक्टर रूहान का चेकअप कर रहे थे और वही सभी लोग बाहर खड़े थे। मोक्ष अभी भी बेंच पर बैठा था और इवांशी बार बार उसे देख रही थी। उसे खुद बहुत डर लग रहा था और सबसे ज्यादा डर उसे मोक्ष के लिए लग रहा था। इवांशी जानती थी कि मोक्ष और रूहान एक दूसरे के लिए क्या थे। अगर खरोच एक को आती थी तो दूसरा पागल होता था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। सबकी नज़र डॉक्टर की तरफ चली गई। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराकर बोले, ही इज आउट ऑफ डेंजर। ये सुनते ही जिया ने कसकर शिविन को हग कर लिया। वही करती के फेस पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई थी। इवांशी ने एक राहत की सांस ली और उसने मोक्ष को देखा जो कि अभी भी इस पोजीशन में था। तभी डॉक्टर फिर से बोले, रोहान लकी था जो बच गया। खैर, अब खतरे की कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखने की बहुत जरूरत है।
बेड रेस्ट की जरूरत होगी क्योंकि पैर भी टूटा है, सो व्हीलचेयर की जरूरत लगेगी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और 1 घंटे में होश भी आ जाएगा, बोलकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। इवांशी सीधे मोक्ष के पास गए और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर बोली, मोक्ष, रूहान ठीक है, सुना तुमने? मोक्ष उसे देखकर बोला, वो व्हीलचेयर पर होगा जाना और आई वॉन्ट टू नो कि ये सब किया किसने। मुझे अच्छे से पता है कि ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं था, एक सोची समझी प्लानिंग थी। मेरे दोस्त को मुझे चीन की साजिश थी। इवांशी मोक्ष के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, पहले तुम घर जाओगे। मोक्ष उसका हाथ हटाकर बोला, मुझे कहीं नहीं जाना, बोलकर वो उठा और वहां से जाने लगा। तभी इवांशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मोक्ष के कम एकदम से रुकेगा और उसने एक गहरी सांस ली। इवांशी खड़ी होकर बोली, घर जाना पड़ेगा, फ्रेश होना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा। पता लगाना है तो पता लगाओ, लेकिन खुद को संभालते हुए। रूहान जब उठेगा, तुम्हारी ऐसी हालत देखेगी तो क्या बोलेगा वो कि उसका दोस्त देवदास बन गया। मोक्ष उसके तरफ मुड़कर बोला, जाना, तुम मुझे डांट रही हो। इवांशी कुछ बोलती कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, पता तो मुझे भी लगाना है। ये सुनते ही इवांशी मुड़कर कीर्ति को देखा, जो कि मोक्ष को देख रहे थे। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, गुड फॉर यू, डिटेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। तभी इवांशी उन दोनों को देखकर बोली, चुप करोगे तुम दोनों? कीर्ति, सबसे पहले मुझे इस इंसान का ख्याल रखना, मुझे इसे सही करना है। इसकी हालत देख रही हो कैसी हो गई है। ये सुनते ही कीर्ति ने मोक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा। मोक्ष ने वही कपड़े पहने हुए थे जिस पर खून के धब्बे थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लाल की और उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी, पर गुस्सा भी था। कीर्ति धीरे से बोली, मिस्टर मलिक, आई थिंक आपकी वाइफ सही बोल रही है। पहले आप खुद सही हो जाए, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। डोंट वरी, खाली हाथ आपके पास नहीं आऊंगी, कुछ लेकर आऊंगी, बोलकर वो वहां से चली गई। मोक्ष धीरे से बोला, जाना तुम? उद्धरण चिन्ह। इवांशी बीच में बोली, मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ मोक्ष, रूहान के ठीक होने की न्यूज़ मिलते ही तुम्हें यहाँ से लेकर जाना था मुझे। तुम्हें कपड़े चेंज करने की जरूरत है। यू नो वॉट, ब्लड की स्मेल आ रही है, तुमसे चलो मेरे साथ, बोलकर वो मोक्ष को खींचते हुए वहां से ले गई। वही जिया रूहान के वार्ड के अंदर सोफे पर बैठी हुई थी और वो रूहान की तरफ देख रही थी, जिसे अभी तक होश नहीं आया था। जिया धीरे से बोली, क्या हालत हो गई है मेरे भाई की? तभी शिविन उसके पास बैठकर बोला, ठीक भी हो जाएगा, कुछ टाइम बाद तुम पानी पियो, बोलकर उसने जिया की तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया। जिया कुछ पल रुककर बोली, थैंक्स मेरे साथ रहने के लिए, बोलकर उसने पानी का गिलास ले लिया और फिर पानी पीने लगी। शिविन कुछ पल रुककर बोला, खोने का दर्द बहुत होता है, लेकिन खोने का डर बहुत बड़ा होता है। ये सुनते ही जिया एकदम से शिविन को देखने लगी। शिविन हल्का सा मुस्कुराकर बोला, रिलैक्स, कोई बहुत कंफ्यूजिंग बात या फिर रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा हूँ, सच है, फैक्ट है, कभी भी तुम भी फील कर सकती हो। एक बार इंसान चला जाए, दर्द होगा, फिर सब खत्म हो जाएगा, लेकिन खोने का डर बहुत बड़ा होता है, पल पल सताता है और यही हकीकत है। जिया गहरी सांस लेकर बोली, इसे डर ने मेरी हालत खराब कर दी। बोलते हुए उसने एकदम से शिविन के कंधे पर अपना कर रख लिया। उसकी इस हरकत पर शिविन के दिल की धड़कनें जरूर बढ़ गई थी, लेकिन उसने खुद को काबू भी कर लिया। शिविन कुछ पल रुककर बोला, रिलैक्स, ठीक हो जाएगा वो। उद्धरण चिन्ह। जिया मुस्कुराते हुए बोली, अब तो ठीक ही होगा। बोलते हुए उसकी नज़र रूहान की तरफ थी। वही विला में मोक्ष ने चेंज कर लिया था। वो इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा हुआ था और इवांशी उसके बालों को सुखा रही थी। मोक्ष इवांशी को देखकर बोला, जाना, मैं बच्चा नहीं हूँ जिसे इन चीज़ों की ज़रूरत हो और मुझे जाना है। लेट हो रहा है, रोहन को होश आने वाला है। इवांशी उसे घूरते हुए बोली, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ और सबके लिए कुछ लेकर जाऊंगी। सबके सब भूखे प्यासे पड़े हैं,
किसी को होश नहीं है और रोहान के सामने। मोक्ष बीच में बोला, जाना 20 मिनट लगेगा यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचने में। ये सुनते इवांशी ने एक बार टाइम देखा और फिर उसने चुपचाप ड्राइवर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। इवांशी ने सबके खाने के लिए कुछ न कुछ पैक कर लिया और फिर वो मोक्ष के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। मोक्ष 15 मिनट के अंदर ही हॉस्पिटल तक पहुंच चुका था। वो जैसे ही रोहान के वार्ड के पास पहुंचा, वो एकदम से रुक गया। तभी इवांशी उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम्हारा ही दोस्त है, होश में आते सबसे पहले उसे तुम ही देखना चलो, बोलकर वो खुद मोक्ष को अंदर ले गई। अंदर जाते ही मोक्ष की नज़र रोहान की तरफ चली गई, जो कि अजीब नज़रों से जिया को देख रहा था। अचानक रोहान की नज़रें मोक्ष की तरफ गई और वो धीरे से बोला, तू आ गया, तेरे इंतजार मेरी आंखें तरस तरस के तड़प रही थी। मोक्ष कुछ पल रुक कर बोला, तुझे मजाक करना है इस वक्त। रोहान कुछ पल रुक कर बोला, तो क्या करूं? मेरी बहन मेरे सर पर बंदूक लेकर खड़ी है, तू ही तो मेरा इकलौता सहारा है। अब इधर आ। बोलते हुए रोहान ने अपना दूसरा हाथ उठाते हुए मोक्ष की तरफ इशारा किया। मोक्ष ने एकदम से आगे बढ़कर रोहान का हाथ थामा और वो वही स्टूल पर बैठ गया। जिया रोहान को घूरते हुए बोली, ये मोक्ष कुछ नहीं कर सकता है। आपको बचाने के लिए यू नो वॉट खाने को तुम मेरे भाइयों, लेकिन सबसे बड़े पागल हो। गाड़ी कैसे चला रहे थे? गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी उड़ा रहे थे। ये सुनते ही रोहान ने एकदम से मोक्ष को दिखा, फिर जिया को देखकर बोला, गलती हो गई बहना, माफ कर दो। जिया कुछ बोलती कि तभी शिविन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, रिलैक्स, अभी अभी होश में आया है, तुम्हारी बातें सुनकर कि वापस बेहोश हो जाएगा। रोहान शिविन को देखते हुए बोला, थैंक यू माय पार्टनर। जिया धीरे से बोली, वाओ ग्रेट लगे रहो सबके सब। बोलकर वो मुंह बनाते हुए बाहर चली गई। मुंबई इंडिया हॉस्पिटल में इस वक्त मोक्ष और रोहान वार्ड में अकेले थे, बाकी सभी लोग बाहर थे। रोहान मोक्ष को देखते हुए बोला, मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में भी वही चल रहा है जो तू खुद सोच रहा है। मुझे नहीं पता कि वो दोनों बाइक वाले कौन थे। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, दो। रोहान उसे देखते हुए बोला, हाँ, सबसे पहले एक था जिसने मुझे रेलिंग तक पहुंचा और उसके बाद फिर दूसरा आया था, उसकी वजह से मैं नीचे गिरा। मैंने नंबर नोटिस किए थे, लेकिन अब दिमाग से निकल चुके, कुछ भी अच्छे से याद नहीं है। मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, डोंट वरी, तुझे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें याद करने के लिए मोक्ष मालिक खुद है। रोहान कुछ पल रुककर बोला, तुझे पता है मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, मरना तेरे बस की बात नहीं है, तो बकवास मत किया कर। अभी तक तेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ है, तेरा खुद की औलाद नहीं है और तुझे मारना है। रोहान हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। मोक्ष हल्का सा मुस्कुराकर बोला, ऑफ कोर्स पता है, ये सब छोड़। अब तो तुझे बैड रास्ट पर रहना है और जिया का गुस्सा भी झेलना पड़ेगा, साथ में कीर्ति के टेंशन भी। रोहान झट से बोला, कीर्ति वो। बोलते हुए वो जैसे हिला, उसके मुंह से एकदम से चीख निकल गई। मोक्ष चिल्लाकर बोला, पागल है क्या? हिलने के लिए किसने बोला? रोहान दर्द भरी आवाज में बोला, एक तो मुझे दर्द हो रहा है और ऊपर से तू मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। कीर्ति वो भी आई थी क्या यहाँ पर? मोक्ष उसे देखते हुए बोला, आई थी और चली भी गई, उसे खुद पता लगाना है कि तेरे साथ आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। रोहान धीरे से बोला, शी इज परफेक्ट। मोक्ष उसे देखते हुए बोला, पहले खुद को परफेक्ट कर, उसके बाद बात करेंगे। मैं जा रहा हूँ, जब उसने तुझे यहाँ तक पहुँचा है, उसे ऊपर पहुँचना है। बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया। उसके जाते ही रोहान ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोल, फालतू में मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दिया। अब जिसने भी पहुँचा है, कंग्रेचुलेशन, मरने के लिए तैयार हो जाना। मोक्ष मलिक जब तक शिकार नहीं कर लेगा, तब तक तो छोड़ेगा नहीं। बोलते हुए वो मुस्कुरा दिया। वही मोक्ष सीधे हॉस्पिटल के बालकनी में गया और उसने कीर्ति को कॉल किया। कॉल पिक होते ही वो बोला, कुछ पता चला? दूसरी तरफ से कीर्ति बोली,
मैं उसे हाईवे वाले एरिया पर हूँ। अभी भी वहीं पर हूँ और कुछ ढूंढ रही हूँ। लगता है कि कुछ मिल जाएगा। चिंता मत करिए मिस्टर मलिक, रूहान को हॉस्पिटल पहुँचने वाले को तो मैं खुद नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही मोक्ष ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। वही कीर्ति जो इस वक्त इस हाईवे पर थी। वहां पर पुलिस वालों ने ऑलरेडी सर्च टीम लगा रखी थी, पर कीर्ति भी एक डिटेक्टिव थी जो यहां पर खुद आई थी और उसे जो पता करना था वो पता करके जाने वाली थी। कीर्ति रेलिंग के पास गई और उसने नीचे देखा। रेलिंग अभी तक टूटी हुई थी। चारों तरफ देखते हुए अचानक उसकी नज़र एक तरफ गई और वो तरफ बढ़ गई। एक कोने पर पहुंचकर कीर्ति सीधे पंजों के बल बैठी और उसने वहां पड़ी हुई एक रिंग उठाई। वो खुद से ही बोली, कुछ तो हाथ लगा। बोलते हुए उसकी नज़रें सीधे बाइक के निशान पर गई। बाइक के टायर के निशान थे। उसने जल्दी से उन सभी की फोटोज ली और वो सारी चीजें कलेक्ट करके वो तुरंत वहां से निकल गई। यहाँ हॉस्पिटल में मोक्ष ने डॉक्टर से बात कर ली थी और डॉक्टर ने उसे साफ बोला था कि रूहान को 2-3 दिन में डिस्चार्ज किया जाएगा, लेकिन उसके बाद उसे पूरी तरीके से बेड रेस्ट पर रहना है। अगर वो घर पर रहेगा तो उसे 24 आवर केयरटेकर की जरूरत पड़ेगी। इस वक्त सभी लोग रूहान के वार्ड में थे। जिया उसे घूर रही थी। रूहान जिया को देखते हुए बोला, प्लीज यार, ऐसे घूरना बंद करो। जिया गहरी सांस लेकर बोली, तो क्या करूं? 24 घंटे कोई ना कोई हमेशा तुम्हारे आसपास रहेगी। तुम वॉशरूम जाओगे तो भी तुम्हारे साथ होगा। कितना अजीब लगेगा। प्राइवेसी की धज्जियां उड़ जाएगी। रूहान कुछ पल रुककर बोला, तो मैंने जानबूझकर थोड़ी कुछ किया है, और अगर नहीं रखना कोई केयरटेकर तो मत रखो। जिया झट से बोली, मैंने ऐसा कब बोला? मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी क्योंकि प्राइवेसी तुम्हें बहुत प्यारी है और मुझे भी। इवांशी सबको देखते हुए बोली, घर जाने में अभी 2-3 दिन का टाइम है, तब की तब देखेंगे। अभी सबको जाकर के रेस्ट लेना चाहिए। रूहान का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर सभी लोग हैं। रूहान मुस्कुराते हुए बोला, एक्जैक्टली, तुम सब लोग जो अच्छे से फ्रेश होकर आराम करके आ जाना। और जिया, जाकर अपना हुलिया ठीक करो, शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। जिया कुछ पल रुककर बोली, ओके फाइन शिविन, तुम चलो मेरे साथ। बोलकर वो शिविन का हाथ पकड़कर उसे तुरंत वहां से लेकर गई। इवांशी ने उन दोनों को जाते देखा और फिर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी मोक्ष उससे बोला, वाई आर यू स्माइलिंग जाना? इवांशी एकदम से बोली, क्यों, मुस्कुराने से कोई प्रॉब्लम है? मेरी स्माइल कभी भी मुस्कुराऊं। मोक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तो मुस्कुराओ जाना, जितना मुस्कुराना मुस्कुराओ, पर मुझे बात करने ऐसे पागल वाली हरकत करोगी तो पागल खाने भेजना पड़ेगा। ये सुनते ही रूहान को हंसी आ गई। इवांशी एक नज़र रूहान को देखकर मोक्ष बोली, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, बहुत देर से समझ में आता है तुम्हें जाना। तुम्हारा दिमाग सही करने की जरूरत है रूहान। मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। ओके, बोलकर वो इवांशी को लेकर तुरंत बाहर चला गया। रूहान खुद से बोला, कीर्ति, मिलना है तुमसे, कब आओगी? उसके इतना कहते ही एकदम से दरवाजा खुला और कीर्ति अंदर आई। कीर्ति को देखते ही रूहान की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो धीरे से बोला, तुम्हारी कितनी लंबी उम्र होने वाली है? मैंने बस तुम्हारा नाम लिया और तुम आ गई। कीर्ति उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, अगली बार से हम कभी डेट पर नहीं जाएंगे। डेट पर जाने के बाद अगर तुम्हारी ये हालत होने वाली है ना, तो मैं कभी डेट पर नहीं जाऊंगी। रूहान मुस्कुराते हुए बोला, ये सब उस वजह से नहीं हुआ है। ये तो, इतना बोलता वो रुक गया। कीर्ति उसके पास बैठकर बोली, एक सोची समझी प्लानिंग थी। कोई तुम पर नजर रख रहा था और एक अच्छा टाइम ढूंढते ही तुम पर अटैक कर दिया। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि अटैक तुम पर किया गया था, लेकिन निशाना कोई और था। रूहान कुछ पल रुककर बोला, मोक्ष और मैं एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर कोई मुझ पर अटैक करेगा तो उसका सीधा असर मोक्ष पर होगा। कीर्ति कुछ पल रुककर बोली, एग्जैक्टली। कितने दुश्मन हैं मोक्ष के। कुणाल खत्री वाला केस तो मैं समझ गई, हमने सॉल्व भी कर दिया, लेकिन अब कौन है?
रोहन कुछ सोचते हुए बोला, कीर्ति उसका कोई स्पेशल दुश्मन नहीं है। आई मीन टू से दैट उसका कोई कंपटीशन नहीं है। मोक्ष अपना कंपटीशन कभी नहीं रखता। उसका कंपटीशन वो खुद है। अगर दुश्मन की बात करे तो खानदानी दुश्मनी है। वो उसका खुद का खंडन है। राजवंश खानदान। कीर्ति धीरे से बोली, इन राजवंश के ऊपर अच्छी खासी स्टडी करनी पड़ेगी मुझे। ये सुनते ही रोहन बिना कुछ बोले बस उसे देखने लगा। वही इस वक्त मोक्ष और इवांशी गाड़ी में थे और इवांशी आज ड्राइविंग कर रही थी। मोक्ष उसके बगल में बैठा हुआ सीट से सर टिकाए आंखें बंद किए कुछ सोच रहा था। तभी इवांशी उससे बोली, रिलैक्स मोक्ष। मुझे पता है कि जब तुम सारी चीजें खुद लेकर बैठोगे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उसे सामने लाने में जिसने ये सब कुछ किया है। मोक्ष अपनी आंखें बंद किए हुए बोला, एक्सैक्टली जाना इसीलिए खुद को प्रिपेयर करना है मुझे। मोक्ष मलिक की कमजोरी पर कोई वार नहीं कर सकता। मेरा परिवार मेरा सब कुछ है। उसे पर अटैक करने वाले को मौत में खुद दूंगा। बोलते हुए उसने अपनी आंखें खोल लिया। इस वक्त उसकी आंखें बेहद सर्द थीं। इवांशी एक नज़र उसे देखकर बोली, कहीं तुम्हारी फैमिली में से तो कोई नहीं है? राजवंश खानदान? मुझे ज्यादा नहीं पता, पर अगर अटैक करने की बात है और निशान तुम थे, तो उनके अलावा तो कोई और है भी नहीं। मोक्ष सामने देखते हुए बोला, तमाशा शुरू करते हैं जाना। ये सुनते इवांशी एक बार मोक्ष को कंफ्यूजन से देखा और फिर वो सामने देखने लगी। प्रतिशत। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।